नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर दरवी जबान में बात तो हो रही है लेकिन चर्चा आम नहीं हो रही है, और वो बात है देश का जनादेश। ये जनादेश अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये जनादेश के पीछे बहुत सारे सबक लिखे हुए हैं। ये सबक कौन से हैं? क्योंकि ये जो सबक हैं ये समर्थन है जनता का सरकार को या फिर नसीहत है, और इस नसीहत के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो चुकी हैं कि अब एनडीए सरकार बनाने जा रही है, 303 सांसदों की सूची सौंप दी गई है, लेकिन ये सरकार रहेगी कब तक? और जो मत का विभाजन हुआ है वो मत का विभाजन किस आधार पर हुआ है? क्या इस चुनाव में धर्म का आधार बड़ा मुद्दा बना है? क्या मत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है? क्या देश में फिर से जल्द चुनाव होने वाले हैं? और यह जो सरकार बनने वाली है, ये सरकार कितने दिन की बनने वाली है? एक बात तो तय हो गई है कि अब आने वाले किसी भी चुनाव पर ईवीएम पर उंगलियां नहीं उठेंगी। ये बात तय हो गई इस चुनाव के परिणाम से। इस चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं उन नतीजों ने ये तो तय कर दिया है कि अब कभी भी ईवीएम पर उंगलियां नहीं उठेंगी। तो मोदी की रणनीति क्या है? देश में क्या जल्द चुनाव होंगे? परिसीमन को लेकर के जो सियासी गलियारों में चर्चा है वो चर्चा कितनी दूर तक जाने वाली है कि परिसीमन कब खत्म होगा, और क्या परिसीमन दोबारा जैसे ही लागू होता है तो नए परिसीमन के बाद दोबारा जल्दी चुनाव होने वाले? तमाम विषय हैं जिन पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी उपस्थित हैं। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जैन जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। रामानंद द्विवेदी जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही डॉक्टर आर के शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, रमेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। बात कही जा रही कि ये जो जनादेश है, ये जो परिणाम सामने आए हैं, ये जो नंबर का गेम हमारे सामने आया है, ये अब बहुत कुछ कहानी कहता है। क्या ये रणनीति है, या फिर यह जो परिणाम हमारे सामने आए हैं ये परिणाम ये दर्शाते हैं कि अब कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे? ये बात सही है कि इन परिणामों में यद्यपि अगर आप फाइनल दृश्य देखेंगे तो उसमें कोई बहुत बदलाव नहीं आया है। एनडीए को बहुमत मिला है, तीसरी बार मोदी सरकार बना रहे हैं, और मोदी सरकार ऐसी बना रहे हैं कि जो पूरे समय चलेगी और सक्षमता के साथ चलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को कुछ सीटें ज्यादा मिल जाने से ये ईवीएम पर जो उंगलियां उठा करती थी वो ईवीएम की उंगली उठना जो है बंद हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ईवीएम ने जो भगवान जी से प्रार्थना की होगी कि मुझे बचाओ, तो वो उस आधार पर ईवीएम पर उंगली नहीं उठ रही। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि इस परिणाम से सबक किसको है, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, ये परिणाम भाजपा के लिए चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। उनके लिए विचार का विषय तो हो सकता है, चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। अगर आप वोट का प्रतिशत देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भले ही उनकी 34-35 सीट कम हुई है, लेकिन वोट के प्रतिशत में बहुत अंतर नहीं आया है। वोट का प्रतिशत उनका जो कम हुआ है वो कम हुआ है हरियाणा में, कम हुआ है नागालैंड में, कम हुआ है कुछ और राज्यों में, महाराष्ट्र में कुछ कम हुआ है और राज्यों में कम हुआ है। उत्तर प्रदेश जिसकी की सबसे ज्यादा चर्चा है, वहां बहुत कमी तो हुई है लेकिन बहुत ज्यादा कमी नहीं हुई। वो जो विपक्ष का वोट था वो सेंट्रलाइज हुआ है। एक बात तो इसमें यह है, लेकिन भाजपा के लिए विचार नहीं है। ये मुझे जो लग रहा है कि ये विषय दो लोगों को सबक लेने का है, दो लोगों को आत्ममंथन करने का है। एक तो भाजपा के लिए ये आत्ममंथन करने का है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दल बदल हुआ और उन्होंने लोगों को शामिल किया और शामिल करके उनको टिकट भी दिया, दल बदल मध्य प्रदेश में भी हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में वैसे टिकट नहीं दिए गए दल बदलू लोगों को जैसा उत्तर प्रदेश में दे दिए गए। तो कुल मिलाकर के कौन व्यक्ति आ रहा है और किस उद्देश्य के साथ आ रहा है, कौन काल केतु है और कौन काल नेमी है, इस बात को पहचान, और कौन जो है स्वर्ण मृग है, इस बात को पहचान करके अब भाजपा को भविष्य में निर्णय लेना चाहिए। एक तो ये भाजपा के लिए सबक है। दूसरी एक और बात यह है, कई बार मुख्यमंत्री की व्यस्तता होती है, वो अच्छे खूब काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं से भी उनको थोड़ा सा संपर्क बना के रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश से ये शिकायतें बहुत आ रही थी कि मोदी जी से, योगी जी से उनको मिलने का जरा समय कम मिलता है, ऐसी शिकायत बहुत, कई मंत्रियों की भी ऐसी शिकायत थी। जो एक जमाने में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को लेकर के शिकायतें थी, कई मंत्री और पदाधिकारी करते थे, वैसी शिकायत योगी जी को लेकर के इस बार आई है। तो मैं समझता हूँ उनको इस बात पर विचार करना चाहिए। और दूसरी, जो लोग भी सनातन के लिए प्रति समर्पित लोग हैं, तो उनको भी ये विचारने का प्रश्न है
कि आखिर कहीं ना कहीं उनको अब किस माहौल में क्या निर्णय लेना है। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम व्रत रखते हैं तो भोजन का त्याग कर देते हैं, कई और पसंद की चीजों का त्याग कर देते हैं। ये चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव था, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मामले में। अयोध्या का मुद्दा उठा ही है, काशी का मुद्दा जिस तरीके से चल रहा है, मथुरा का मुद्दा जिस तरीके से चल रहा है, ये सनातन सांस्कृतिक प्रतीक, तो उस प्रतीकों की जिस तरीके से गरिमा बढ़ाई जा रही है, वैसे मौके पर वहाँ के बहुसंख्यक मतदाता को भी विचार करके अपना वोट देना चाहिए था। तीसरी एक और बात कहता हूँ, राजनीतिक रणनीतिकारों, अगर आप ये पट्टी देखेंगे, ये पट्टी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास की ये जो पट्टी है, ये ठीक है कि पंजाब में कुछ वोट बढ़ा है भाजपा का, दिल्ली की 7 सीटें जीती हैं, लेकिन राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का ये वो इलाका है जहाँ किसान आंदोलन बहुत तगड़ा हुआ था एक बार। यही वो इलाका है जहाँ देवबंद है, और यही वो इलाका है जहाँ अलीगढ़ है। पाकिस्तान की मांग अगर उठी तो अलीगढ़ से उठी थी। 1887-88 के आसपास जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद, उनकी बुक है नेशनल बुक ट्रस्ट की छपी हुई, उनके भाषणों का अंश, तो तब से ही ये पाकिस्तान की मांग अलीगढ़ से चली हुई थी। और जितने भी लोग थे, जैसे लियाकत अली थे या जितने लोग थे जो उस मूवमेंट में लगे हुए थे, वो सब अलीगढ़ से जुड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति में वो जो एकजुटता वहां पर आई, उस एकजुटता को कहीं ना कहीं सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ दूसरे समाज को रहना था। कब तक आप आंख बंद करके सोएंगे? 1500 वर्ष तक भारत में अंधकार रहा, एक हमला हुआ, 2 हमले हुए, जिस टेक्निक से एक बार भारत पराजित हुआ उसी टेक्निक से दोबारा हुआ, सबक ही नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ ये सबक जो है समाज के लिए, जो राष्ट्र और संस्कृति के लिए बारे में सोचते हैं, उनको भी सबक है। छोटी मोटी बात पर अपने मतभेद किनारे रखें और राष्ट्र और संस्कृति को प्राथमिकता दें। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक सबक लेने की बात है, और सबक जो है, एक तरफ जहाँ ये सबक लेने की बात है सियासत के लिए तो है ही, लेकिन यहाँ आपने बात की सनातन की, कि जो सनातन को मानने वाले हैं उनको भी सबक लेने की आवश्यकता है कि जहां एक दूसरा वर्ग एकजुट हो सकता है, वहां सनातन के लोग एकजुट क्यों नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भारत का लोकतंत्र है, हम भारत में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, लेकिन जहां पंथ निरपेक्ष की बात आती है, पंथ निरपेक्षता की बात आती है, वहां एक बात और आती है कि जब हमने इस चुनाव का जो विश्लेषण देखा है, मतदान हो जाने के बाद, परिणाम आ जाने के बाद, कि ऐसे बहुत सारे मतदान केंद्र रहे हैं जहां पर एक वर्ग विशेष के मतदाता 100% रहे हैं, वहां पर मतदान 100% होता है और वहां से भारतीय जनता पार्टी को मत प्राप्त नहीं होता है, जबकि केंद्र की योजनाओं का 100% लाभ वो लोग ले लेते हैं। और लाभ, क्योंकि एक बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को एक अंदेशा था, भारतीय जनता पार्टी को एक उम्मीद थी कि जो लाभार्थी हैं देश में वो उनके मतदाता बनेंगे, लेकिन कई मतदान केंद्रों पर देखा गया है कि लाभार्थियों ने एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, क्योंकि वहां के सारे मतदाता एक वर्ग विशेष से आते थे। तो अल्पसंख्यकों ने वहां पर मतदान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं किया, केंद्र की सारी योजनाएं उन्होंने ली। इस पर आपका भी मत क्या कहता है? इसमें मेरा ये मानना है कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया था कि यदि हम लाभार्थी योजनाओं से ही हमें वोटें प्राप्त हो रही हैं, तो यहाँ ये नैरेटिव मुझे लगता है कि कहीं न कहीं फिसलता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न खड़ा होता है कि जिस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ की आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ा उसमें जानकारी है, शायद वहाँ 670 वोटर थे और उन 670 में से 500 लोग लाभार्थी थे शायद आवासीय योजना के अंतर्गत। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान वहां मतलब भारत सरकार ने उनको अलॉट किए गए थे। लेकिन जब वोटिंग होती है तो पूरी की पूरी वोटिंग एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए हो जाती है। मतलब 670 में से 670 ही वोट एक पार्टी विशेष को मिलते हैं और सत्ताधारी पार्टी को वहां से एक भी वोट नहीं मिलता है। अब इसके मेरे नजरिए से दो टाइप के क्वेश्चन खड़े होना चाहिए कि क्या वो जो वहाँ के वोटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म को ही देश मानते हैं, उन्हें क्या हमारे देश से, हमारे संविधान से या हमारे कानून से कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है, ना ही उनको सरकारी योजनाओं के बदले में उनको कोई मतलब एक विशेष प्रकार का लगाव है ना। या तो ये बात निकल के आती है कि उनको आपकी लाभार्थी योजनाओं से कोई वास्ता नहीं, आप दें या ना दें। या दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो वो पर्टिकुलर वोटर हैं वो लाभार्थी योजनाएं लेने के लिए सबसे पहले आपको लाइन में खड़े मिलेंगे
किसी भी आप सरकारी दफ्तर में जाइए, वो पर्टिकुलर लोग वहां आपको सबसे अधिक मात्रा में दिखाई देंगे। लेकिन जब उनका कर्तव्य की बारी आती है, तब वो अपने जो एक सामाजिकता का जो हमारे यहाँ चलन बोलने चाहिए, नियम तो है ही सही, मैं उसको चलन मानूंगा, ताना बाना बना हुआ है, वो उस ताना बाने को शायद कहीं न कहीं खंड खंड करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो शायद जो दूसरा वर्ग है हमारे देश का, उसको या तो दिखाई नहीं दे रहा है, या दिखाई दे रहा है तो वो अभी भी चादर ओढ़ के सोई हुआ है। और शायद हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म या हिंदू में पर्टिकुलर शब्द यूज करूंगा, उसके गुलाम होने या लंबे समय तक गुलाम रहने का एक कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, सही कहा आपने कि ये मानसिकता हो सकती है, या फिर जैसा आपने कहा कि वो चादर तान के सो रहे हैं, इस कारण से तमाम परिस्थितियां सामने उत्पन्न हो रही हैं, हो सकती हैं। लेकिन राजेंद्र जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात कर रहे हैं हम 2024 के चुनाव की, क्या ये चुनाव 5 साल के लिए किया गया था कि इस चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी वो 5 साल रहने वाली है, या फिर मेरी जो संभावना है या जिस आशय से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि वर्तमान जो सरकार बन रही है ये कितने वर्षों तक रहने वाली है? 2024 का जो परिणाम सामने आया है, वो परिणाम और ये संकेत पूरे देश में ये संदेश देता है कि ये जो सरकार जो बनेगी, वो सरकार तो सहयोगियों के दल से समझ से बनेगी, क्योंकि जितने भी सहयोगी हैं उन्हीं पर हमको जो है पूर्ण बहुमत के आधार पर सरकार बनेगी। जिस तरीके के अभी रमेश शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने 303 की सूची जो है राष्ट्रपति जी को दे दी है, और सरकार बनाने का उनका जो है पहला दावा उन्होंने दिया है, और उनका बड़े दल होने के कारण सरकार वही बनाएंगे। लेकिन ये तो भी तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं, वो कितनी सीटें मिली हैं ये पूरा जग जानता है। 240 सीटें उनको मिली हैं, और उसके बाद बाकी जो सीटें हैं वो सब सहयोगी दलों के साथ में है। अब तो उनको मनमोहन सिंह जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार 10 साल तक मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से सहयोगी दलों के साथ में रह के सरकार चलाई है, उसका अनुभव तो अभी मोदी जी को नहीं है। क्योंकि सहयोगी दल तो पिछली बार रहे थे, लेकिन वो सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें थी वो पूर्ण बहुमत की सीटें थी। तो जो भी निर्णय भारत सरकार करती थी और मोदी जी करते थे, उनको सिर्फ चुपचाप हाथ खड़े कर कर उनको उनका समर्थन करना पड़ता था। लेकिन उसमें दो सहयोगी दल जो मेन रोल हैं दो लोगों के, एक तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, और दूसरे हमारे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू जी। ये दोनों जो है ये भारतीय जनता पार्टी के मेन पिलर बन चुके हैं। अगर इनके पास इतनी सीटें हैं कि अगर ये लोग कभी भी इनका मत बदल जाए, इनका अगर राजनीतिक स्वार्थ कहीं से वो सिद्ध हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये दोनों अगर जब भी टाटा बाय बाय कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ सरकार अलमत में आ जाएगी और सरकार कभी भी गिर जाएगी। पिछली बार जैसे तोड़ फोड़ की इनने राजनीति पिछले 10 सालों तक लगातार लोगों के साथ में किया, कई दलों के नेताओं को प्रलोभन दिया, ईडी का डर बताया, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, बहुत सारे तमाम मुद्दे थे जिन्होंने इन्होंने सिर्फ अपनी विकास की बात करी, और विकास भी वो विकास जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में विकास लिखा हुआ है उसको वो विकास मानते थे। लेकिन दूसरे दलों के लोग अगर विकास की परिभाषा अपने तरीके से करते थे तो उनको कहते थे ये विपक्षी लोग हैं, ये हमारी आलोचना कर रहे हैं, ये हमारे विचारों को नहीं मानते हैं। तो कुल मिलाकर जो भारत की जनता ने मैंडेट दिया, और उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर दोनों राज्यों ने जो इनकी नीतियों का जो विरोध था, उस विरोध पर जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया। अगर पार्टी मानती है कि उनको सबक सीखने का मन मिला तो ये पार्टी का मन है, वो समझ ले कि उनको सबक मिला है। अगर ये मानती है कि नहीं अभी भी भारत की जनता के पास हमारे अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अगर ये मानती है तो ये भी उनकी समझ का सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इनको जितना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ कि अगर वो पूरी सीटें इनके पास होती तो मैं समझता हूँ कि इनको किसी से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब मैं समझता हूँ जितने दलों का इनके पास सहयोग है, छोटी छोटी पार्टी है, कोई 5 पार्टी है, कोई 2 सांसदों की पार्टी है, कोई 1 सांसदों की पार्टी है, तो 5-2-1 का तो
छोटा सा मसला है, हाँ। लेकिन ये दो बड़े दल जो है, बिल्कुल। ये दो बड़े दल का बड़ा सहयोगी वाला मामला है। 14 और 11 की बात करें अपन तो तो अब कुल मिलाकर बात ये है कि जिस तरीके से मोदी सरकार अपना एजेंडा जो भी लागू करेगी हाँ। देश के लिए, जनता के लिए, तो इनको दो पहले सलाहकारों से पहले उनको अपनी सहमति में लेना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, उनसे कोरे कागज पे दस्तखत नहीं करा पाएंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको सबक सिखाना पड़ेगा, वो सहमत होंगे और उसके बाद अभी तो पार्टी की सरकार बनेगी, हाँ। दल बटेंगे, विभाग बटेंगे जी। और विभाग के बाद ये जो दो दल हैं ये अपनी सहमति के साथ में विभागों की सहमति और बंटवारा मामला आएगा। हो सकता है कि कोई ये कह दे कि हमको जो है उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि पहले भी देश में जो है कई सरकारें सहयोगी दलों की चली तो प्रधानमंत्रियों बने हुए हैं। हो सकता है दो उप प्रधानमंत्री बने, कम से कम प्रधानमंत्री ना बन पाए तो कम से कम उप प्रधानमंत्री का तो इनको कम से कम ओहदा मिल ही सकता है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन कुल मिला के अब ये सरकार 2024 की जो बनी हुई है, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है कि देश की जनता को हमने इतनी सुविधाएं देने के बाद भी जो लोग कई सालों से जिनके पास छत नहीं थी, उनको सरकार ने उनको मकान दिए, पूरी सुविधाएं दी, उसके बाद भी उनका आप दिल नहीं जीत पाए। बिल्कुल। उनने आपको समर्थन नहीं दिया, उनने आपको वोट नहीं दिया। आपने उनको रहने और जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपने उनको योजना बनाई, लेकिन उसके बाद भी उनके दिल में आपके प्रति जगह नहीं रही। तो कुल मिला के ये है कि अगर एक तो पार्टी ये सोचना बंद कर दे कि अगर हमने किसी बेघर आदमी को अगर घर बना के दिया है तो इसका वोट हमें मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कर्तव्य है कि नहीं है, अपेक्षा होती है, बराबर है ना। तो कुल मिलाकर यह है कि बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन लंगड़ी सरकार के बनेंगे, वो लंगड़ी सरकार के बनेंगे, सहयोगी दलों की सरकार के बनेंगे। उनको हमेशा रात को सुबह कब सरकार गिर जाए तो उनको सपना भी देखना पड़ेगा और हकीकत भी समझना पड़ेगी। बिल्कुल। ये स्वप्न और हकीकत के बीच का जो बहुत बारीक सा, बहुत महीन सा भेद है, उस भेद को समझने के लिए ये देश की जनता ने जो आदेश दिया है, जैसे हम जनादेश कह रहे हैं, उस जनादेश को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सुगबुगाहट भी है, लेकिन उस सुगबुगाहट के साथ साथ कुछ चर्चाएं दबी जबान में हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी, उन्होंने कहा कि सनातन की बात उन्होंने की। शुक्ला जी ने ये बात कही कि हिंदू चादर तान के सोया हुआ है। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें, रामानंद द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगा, बात है कि क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर यह जो जनादेश आया है, इस जनादेश की ही अपेक्षा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या फिर भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को कि यही जनादेश आएगा, क्योंकि ये सरकार 1.5 साल के लिए है और इसके बाद में कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठेंगे, और फिर 2047 तक का जो विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बात कही है, क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि जिस तरह से चुनाव लड़ा जाए कि ये मैंडेट आए ताकि हम आगामी तैयारी कर सके? आखिर चल क्या रहा है नरेंद्र मोदी के मन में? भाजपा जो है शुरू से, जब से लोकसभा का चुनाव चालू हुआ जी, तो उन्होंने एक ही नारा दिया, इस बार 400 पार। अब 400 पार का नारा तो दे दिया, लेकिन उस तरीके से जब इनके कार्यकर्ता सिर्फ भ्रम में रहे कि मोदी के चेहरे पर हम सिर्फ जनता को वो कर लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे, और इनके कार्यकर्ता निकले नहीं फील्ड में, तो उसका खामियाजा ये हुआ कि जब आप विकास नहीं करोगे, सिर्फ एक चेहरे को लेकर के चुनाव लड़ोगे, तो वो विजय आपको नहीं मिल सकती। दूसरा, मध्य प्रदेश की यदि बात करें, जो कि भाजपा काफी उत्साहित है कि 29 की 29 सीट हम लेके यहाँ से जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश तो भेद का तंत्र है, यहाँ इमोशनल भावुकता में लोग बहते हैं। यहाँ भी देखा जाए तो यहाँ दलितों के लिए भी मोदी जी ने किया, लेकिन बीएसपी को वोट मिले। जातिगत वोट मुस्लिम है, वो भी सारी योजनाओं का लाभ लिए, लेकिन वोट कहीं न कहीं उनकी भी भाजपा के पक्ष में नहीं गई। तो सीधे सीधे अर्थ ये निकलता है कि आप कितना भी उनको, एक वर्ग को आप कितना भी लाभ दे दो, लेकिन वो कहीं न कहीं जातिगत आंकड़े में फंसा हुआ है, वो विकास नहीं देखेगा। दूसरा, ये जो जनादेश मिला,
ये जनादेश भाजपा को कभी भी यकीन नहीं था कि मुझे इतना कम मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी दहाड़ते थे कि अब तीसरी बार अब सरकार क्या करने वाली है आप सब देखेंगे, जिस तरीके से भय की राजनीति हुई पिछले 2-3 सालों में, और बहुत उठापटक, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे अन्य राज्यों में हो, जिस तरीके से तोड़ भांज की राजनीति हुई, उससे भी कहीं न कहीं फर्क पड़ा है। और एक तानाशाही शासन जैसे जनता देख रही थी, कहीं पर भी ईडी का छापा हो, सीबीआई का हो, इनका भी दुरुपयोग जनता देखी। तो जनता अब चाहती है कि जो सरकार बने वो विकास का काम करे, कोई भय की राजनीति ना हो, और जनादेश ठीक मिला है। विपक्ष पहले कुछ भी नहीं था, आज विपक्ष तगड़ा है। कोई भी सत्ताधारी नेता एक पक्षीय राजनीति नहीं कर सकते, और जो भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं अंकुश दिखेगा। तो भाजपा के लिए और खासकर जनता के लिए ये अभी सही ढंग से जो जनादेश है वो सही। बिल्कुल, ये जनादेश सही है, सत्ताधारी दल के लिए भी और विपक्ष के लिए। विपक्ष की मजबूती मिलेगी, और मजबूत विपक्ष सरकार की सशक्ति के लिए और देश की सशक्ति के लिए लगातार काम करेगा। लेकिन यहाँ एक बात जरूर आती है, रमेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से ये जो परिचर्चा हम कर रहे हैं कि जनादेश को लेकर के और इस तरह के जो परिणाम आए हैं, लेकिन यहाँ मैं 2 बातों पर आपका चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी। पहली तो ये कि मानस का अयोध्या कांड, या यूं कहें कि मतदाता का अयोध्या कांड, इस पर मैं चाहूंगा, हालांकि आपने जिक्र किया है लेकिन विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश डालिएगा। दूसरा कि हम जब बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी राजन जैन जी ने बताया कि अब सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में रहने वाली है, कि ये दोनों लोग जो हैं जो जिनका सहयोग प्राप्त है, ये यदि दबाव डालते हैं तो ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में क्या वो जो कोर एजेंडा है जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी करते थे, मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का, यूसीसी का, सीएए का, क्या वो कोर एजेंडा को अपना पाएंगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तौर पर थोड़ा बहुत दबाव तो रहेगा, लेकिन नायडू का और नीतीश का बहुत ज्यादा दबाव नहीं रहेगा। उसका एक कारण है कि अगर आज जो चिट्ठी गई है वो मेरे ख्याल से 303-4 की एक आसपास की चिट्ठी गई है, 300 से ऊपर गई है। इन दोनों को मिलाकर के 26-27 सीटें हैं इन दोनों की। अगर ये दोनों के लोग बाहर हो जाते हैं तब भी सरकार मोदी की काम करेगी। तो बहुत ज्यादा दबाव, क्योंकि मोदी जी का जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा दबाव में काम नहीं करते और दबाव के आधार पर वो अपना काम करते, तो बहुत ज्यादा दबाव नहीं होगा। लेकिन एक बात हो सकती है, वो जो उनके एजेंडे हैं मोदी के एजेंडे इस कार्यकाल में कौन से थे? एक तो उनका जो सबसे बड़ा एजेंडा था वो उनको था कि आत्मनिर्भरता का उनका एक एजेंडा था, सामाजिक समरसता का एक एजेंडा था, दूसरा एक नागरिक आचार संहिता का एजेंडा था, और एक था कि एक साथ सारे चुनाव कराने का एक एजेंडा था। इसमें अगर बहुत ज्यादा डिले हो सकता है तो एक नागरिक आचार संहिता का मुद्दा और एक साथ सारे चुनाव कराने का मुद्दा, ये 2 हो सकते हैं। बाकी मोदी की जितनी घोषणा पत्र में, एनडीए के घोषणा पत्र में है, उसमें से कोई चीज नहीं रुकेगी। उसका कारण ये है कि घोषणा पत्र बनाने से पहले भाजपा ने जो अभी सहयोगी हैं, इन सारे सहयोगियों से बातचीत की है। इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष जो है वो इस समय आक्रामक रहेगा, कुछ दिनों आक्रामक रहेगा, लेकिन आगे चल करके विपक्ष के अगर 1-2 घटक और टूट जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा। मुझे ये जो अभी संख्या आई है कि 293-94 इनकी संख्या थी, उसमें से लगभग उनको 8-10 लोग बढ़े हैं। उसका कारण है कि 6 लोग तो पुराने भाजपा के हैं, जो किसी वजह से विद्रोह कर गए थे, उनको तो लौट नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो एनडीए, जो इंडिया गठबंधन है, उसमें से यदि कोई 1-8 घटक और टूट जाए तो उसमें आश्चर्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये 2 मुद्दों को छोड़ करके, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को हम देखेंगे तो नीतीश कुमार के मतभेद जो हैं भाजपा से एक नागरिक आचार संहिता को लेकर के हैं। मुस्लिम आरक्षण की जहां तक बात है तो मुस्लिम आरक्षण जो है, अगर वो तो कोर्ट ने कैंसिल किया हुआ है, तो मुस्लिम आरक्षण को अगर राज्य सरकार लागू करेगी तो अभी जैसे कोर्ट के फैसले आए तो वो कोर्ट में निरस्त हो जाएगा। तो वो मुस्लिम आरक्षण बड़ा मुद्दा नहीं है, एक नागरिक आचार संहिता बड़ा मुद्दा है, और एक साथ सारे चुनाव बड़ा मुद्दा है, और एक जो मोदी का संकल्प है वो पूरा होगा, वो महिलाओं को आरक्षण वाला या वो मुद्दा उसमें पूरा होगा। तो कुल मिलाकर के तीसरा जो हो सकता है, मान करके चलिए
कि एनआरसी जो लागू होने में हल्का सा डिले इसमें हो सकता है, बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर के एनडीए अपनी कुछ प्राथमिकताएं बदलेगा और वो प्राथमिकताएं कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में बदलाव की जो प्राथमिकताएं वो प्राथमिकताएं इसमें बदलेगा। जी सही कहा आपने कि ये प्राथमिकताएं जो है सामाजिक परिदृश्य में, सामाजिक जीवन में ये प्राथमिकताएं और इन प्राथमिकताओं के साथ जो परिदृश्य सामने आने वाला है उसकी हम परिकल्पना कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय श्रीवास्तव जी, आपका बहुत स्वागत है। और हम जो परिचर्चा कर रहे हैं वो परिचर्चा में जिस तरह से अभी बात हो रही कि जो परिणाम सामने आए हैं, जो चुनाव परिणाम है, वो सबक है, नसीहत है या सीख है? किसके लिए? क्या ये नरेंद्र मोदी के लिए सबक है या फिर एक बहुसंख्यक वर्ग के लिए सबक है? साथ ही इस बार हम जो मतदान हुआ है, हमने देखा है, अभी शुक्ला जी ने भी उस बात का जिक्र किया है कि किसी मतदान केंद्र पर ऐसी स्थिति सामने आई है कि वहां पर 100% वोटिंग हुई है, लेकिन वहां अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता 100% है और उस क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं का 100% लाभ उनको मिला है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे मुफ्त अनाज की योजना हो या फिर अन्य योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं का लाभ मिलने के बावजूद भी लाभार्थियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को ना मिल पाना, एक वर्ग विशेष का वोट भारतीय जनता पार्टी से कट जाना और एक वर्ग विशेष का वोट पूरी तरह से बीजेपी को ना मिलना क्या प्रदर्शित करता है? देखिए, मोदी देश के मोदी कब बने? जब उन्होंने टोपी नहीं पहनी। आपको याद होगा वो किस्सा जी, जब किसी स्थान पर उनको टोपी पहनाने की कोशिश की गई थी और उन्होंने नहीं पहनी। हाँ, यही से मोदी देश के मोदी बने, मतलब हिंदू सम्राट के रूप में जाने गए। लेकिन इस चुनाव में जिस प्रकार से मोदी जी ने अलग अलग चैनलों में जो इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही। एक कि हमारे वहाँ ईद पर खाना नहीं बनाते थे, पड़ोस से खाना आता था। दूसरी बात यही है कि हम लोग मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आप बयान देते हो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर वो काम करते हैं जो हिंदू हित में है। सेकुलर बनने की कोशिश जब की, तब जो लोग दोनों तरफ से जो कट्टर है, दोनों कट्टरता की ओर अग्रसर हो गए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू है। मुसलमान के प्रति कट्टर रहा, लेकिन हिंदू जो कट्टर हुए, पहले जब आपने टोपी नहीं पहनी थी तब से लेके इस स्टेटमेंट तक, उसका परिणाम था 2014 में आप जीते, 2019 में आप जीते। लेकिन 2024 में आपको जिताया तो है, लेकिन एक सबक के रूप में एक संदेश भी दिया है कि आप जिस ओर जा रहे थे, दाएं बाएं मत होइए, उसी ओर जाइए, तो आप हम आपके साथ में हैं। मैं एक बात करना चाहूंगा जी, इस निर्णय में विशेष करके 2-3 चीजों का लाभ हुआ जी। जो 240 पे मोदी रुके, एक ईवीएम बच गया। दूसरा, ये देश जो है, जो यदि मान के चलिए, सोचिए 400 पार यदि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा या एनडीए का आंकड़ा पार हो जाता, तो इस देश में जो आग लगाने की जो एक तैयारी थी, उससे भी बच गया देश। मैं एक जानकारी ये देना चाहूंगा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं और जो खुशी मना रहे हैं कि मोदी हार गए, लेकिन मैं इसमें मोदी का जो छुपा हुआ एजेंडा है वो बताना चाहता हूं जी। क्या ये 29 के लिए चुनाव हुआ कि 2024 से लेकर 2029 में यही प्रधानमंत्री रहेंगे? ये चुनाव आखिरी चुनाव है। इसके लिए कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूं जी। 2026 में जो परिसीमन होना है, परिसीमन में 753 सीटें निर्धारित है कि इस देश में 753 सीटें यहां पर होना है। अभी कितना है? 543। इसका मतलब है कि 210 सीट और वृद्धि होना है। मैं ये बोलना इसीलिए चाह रहा हूं क्योंकि उसके लिए तैयारी हो गई है जी। आप जो नया पार्लियामेंट हाउस है उसको देखा होगा, उसके सीटें जो है बढ़ा दी गई। बिल्कुल। तो ये जो सीटें बढ़ने के बाद
हम लोग जो मतलब आज से लगभग 50 दशक पहले जो जनगणना इस देश में हुई थी, उस जनगणना के आधार पर हम लोग 543 पर इलेक्शन देखते आए हैं। लेकिन अब जो जनगणना 24 और 25 में समाप्त होना है, उस जनगणना के आधार पे, मैं वो जातिगत जनगणना की बात नहीं कर रहा हूं जी, उस जनगणना के आधार पर यहाँ परिसीमन होना है, सीटें बढ़ना है, और जिस दिन ये परिसीमन हो जाएगा इस देश में फिर से चुनाव होगा। इसका सीधा अर्थ ये है, इसको आप देखिएगा कि अभी ये जो 24 है, इस 24 से लेके केवल 1.5 वर्ष या 2 वर्ष के लिए ये चुनाव हुआ है। इसके मतलब ये है कि जब तक विपक्ष में जो टीडीपी हो, जो आपके जेडीयू हो, या आज की खबर है कि 325 तक मोदी के जो है एनडीए में शामिल करने की ओर अग्रसर है, 303 हो चुके हैं और 22-23 और हो जाएंगे। सूचना अभी लेटेस्ट है जी। मुझे लगता है कि इनको केवल 2 साल पार करना है, ये 2 साल की तैयारी इनकी है। लेकिन ईवीएम पर आरोप 15 साल तक कोई नहीं लगा पाएगा। सही है। इसी उदाहरण को लेके आगे चलेंगे। तो मैं तो इसको मोदी का मास्टर स्ट्रोक मानता हूँ। कौन कितना क्या मान रहा है मुझे नहीं मालूम, और कोई खतरा नहीं है मुझे लगता है कि मोदी सरकार पर। आप देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ निर्णय ये हो सकता है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री ना बने। इस बात से मैं सहमत हूँ कि हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाए, हो सकता है कैंडिडेट बदल जाए, लेकिन जो भी आएगा उस वहां तक सरकार को ले जाएगा जहां तक इनका एजेंडा है। ये इलेक्शन 2029 का था ही नहीं, 29 के लिए था ही नहीं कि 5 वर्ष के लिए इलेक्शन हो। ये केवल 2 वर्ष का इलेक्शन है। आगे आगे देखिएगा, इसमें 100% जो है ये होना तय है, क्योंकि यही इनके स्ट्रेटजी है। बिल्कुल जी पाठक, जिस तरह से आपने कहा कि ये एक एजेंडा है और एजेंडे को लेकर के चला गया और उस एजेंडे को फॉलो किया गया और उस एजेंडे के तहत ये चुनाव लड़ा गया है, और यह जो आदेश आया है संभवतः, जैसा मैंने पूर्व में भी उल्लेख किया था, कि अपेक्षित रहा होगा कि लगभग इस तरह का परिणाम सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ये जरूर सामने आ जाती है, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि यदि ये एक एजेंडा रहा है, यहाँ इस एजेंडे को लेकर के यदि ये बात सामने आती है, तो क्या ये वो जो तमाम चीजें थी, जैसा मैंने अभी रमेश शर्मा जी ने जो बातें कही कि वो जो कोर एजेंडे थे भारतीय जनता पार्टी के, वो कोर एजेंडे पूरे करने में क्या ये, अभी जैसा कि राजन जी ने भी कहा कि ये तगड़ी सरकार होगी या लंगड़ी सरकार होगी, तो यदि तगड़ी सरकार है तो फिर यदि समर्थन वापस लेने की धमकी मिलने लगी, समर्थन वापस लेने का अंदेशा बना रहा, तो कोर एजेंडे के वो तमाम चीजें कैसे पूरी हो पाएंगी? देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि जो एक यहाँ अभी भी आने वाली सरकार के लिए जो है ना, 2 मेजर प्लेयर हैं, टीडीपी एक साथ में है जेडीयू। अगर इन दोनों की सीटें हम मिला भी दें तो 16 और 12 मिलके 28 सीटें होती हैं। जैसे कि अभी की न्यूज है कि आज 303 एमपी की लिस्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपी गई है। अगर हम 303 में से 28 सीटें कम भी कर दें, फॉर एग्जाम्पल जो लोग विड्रा कर लेते हैं, एक सुधार चाहूंगा इसमें, माफी चाहूंगा, क्योंकि इसमें अभी तक राष्ट्रपति की कोई लिस्ट अभी नहीं गई है। मेरे साथ गलत 330 की लिस्ट जो है एनडीए के पास सुरक्षित है, हस्ताक्षर के बाद सुरक्षित रखा है। 7 तारीख मतलब कल राष्ट्रपति के वहाँ सबमिट सौंपी जाएगी। हम ऐसा मान के चलते हैं कि 303 लोगों का उनको समर्थन प्राप्त है। अगर ये दोनों मेजर पार्टियां टीडीपी और जेडीयू अपना टोटली समर्थन विड्रा भी कर लें, तब भी मोदी जी के पास 275 का मेंबर्स का समर्थन प्राप्त रहेगा, जबकि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग उनको चाहिए मैक्सिमम 273। तो मुझे नहीं लगता कि इस सरकार को किसी भी पार्टी या किसी भी एमपी का समर्थन विड्रा करने से गिरने की संभावना है। अब दूसरा जो एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर ये सरकार 5 साल नहीं चलती है तो उसके कारण क्या होंगे? मेरे अकॉर्डिंग उसके 3 कारण हैं। जो मोदी सरकार की या भाजपा की जो नीतियां थी, पहली थी वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरी थी यूसीसी, और तीसरा था परिसीमन। तो निश्चित रूप से जो दूसरा मुद्दा था यूसीसी, है ना, इस पे जो उनकी जो मेजर पार्टियां हैं ये शायद सहमत नहीं होंगी। तो एक कारण तो अगर ये सरकार बीच में गिरती है तो रहेगा यूसीसी का मुद्दा। दूसरा कारण हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि
अगर ये स्कीम सक्सेस हो जाती है, इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो इस स्कीम के इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनका अस्तित्व खत्म होना निश्चित है। जो मेजर प्लेयर हैं हमारे देश के, जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल हैं, वो तो इस पूरे संग्राम में रहेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे दल हैं वो शायद खत्म हो जाएंगे। और एक भी एक कारण हो सकता है सरकार को गिनने का। तो तीसरा जो कारण बनता है परिसीमन। निश्चित रूप से अभी तक जो पिछले 10 साल में हमने लोगों ने देखा कि अगर परिसीमन होता है तो जो अभी एक एग्जाम्पल इसी चर्चा में निकल के आया था कि एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ पर सारे के सारे वोटरों ने एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया, तो इस ऐसी परिस्थिति से बचाव करने के लिए ही परिसीमन कहीं न कहीं लागू किया जा रहा है। तो उसका भी विरोध होना निश्चित है, जो हमारे ही देश की राजनीतिक पार्टियां करेंगी, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि देश में चूंकि क्या है, हमारा देश सर्कुलर के नाम से जाना जाता है, मैंने भी पढ़ा है, मानता हूँ होना भी चाहिए क्योंकि मैं संविधान में ऐसा लिखा है, हम भी उसका पालन करते हैं। बट वोटिंग हो या लाभार्थी योजना हो, अगर इन दोनों में मतलब जो ना मतभेद किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जाए या वोटर के द्वारा किया जाए, तो वो किसी न किसी एंगल से आने वाले समय में देश के लिए शुभ संकेत तो नहीं। ठीक है, ये शुभ संकेत की जो आपने बात कही, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल आता है। जय श्रीवास्तव जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा कि बात आ रही है कि इस बार का जो मतदान रहा है, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है या फिर मुसलमानों ने मोदी को वोट नहीं दिया? क्योंकि हमने देखा है जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके पहले 663 मोदी मित्र के नाम से पसमानदा मुसलमानों को पूरे देश भर में उनकी नियुक्ति की गई, उनको पत्र दिए गए। तो फिर वो मुसलमान कौन थे? क्या 2014 या 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, तो क्या उन चुनावों में मुसलमानों ने वोट दिया था? और इस बार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, तो क्या मुसलमानों के वोट से बहुमत नहीं मिला है? देखिए, एक जो आपने हेडर लगाया आज, उसी में मैं इसी का जवाब ढूंढ रहा हूँ जी, कि एक वो वर्ग है, इसका जवाब पहले भी दिया, एक वो वर्ग है कि अपने धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया, रामपुर का एक बूथ है, जहां 2332 वोटर थे और 100% मुस्लिम वोटर थे। वहां 552 वहां पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वहां आवास मिले और लगभग 80% वहां कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी बांट चुके थे वहां। इसके मतलब है सबको घर मिल गए थे। 552 का मतलब ही 2500 के आसपास के लोग हैं, वोटर है। अगर वोटर नहीं मानोगे, मतलब हर व्यक्ति को वहां घर मिला है। एक व्यक्ति को एक घर मिलता है, उस व्यक्ति के वहां पे 3 या 4 लोग यदि होते हैं तो वहां 2000 वोटरों का एक आंकड़ा बनता है जी। वहां एक वोट ना मिलना ये दर्शाता है कि उनको चाहे मकान दीजिए, उनको चाहे आप खाद्यान्न दीजिए या उनको किसी भी प्रकार से जो भी लाभार्थी जो आपने लाभार्थी के रूप में आप जोड़िए। एक और जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये नारा देती आई है कि हम ही सेकुलर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये दिखाया। क्या वो नहीं चाहते कि वहाँ के, उनको नहीं मालूम था वहाँ पूर्ण रूप से मुस्लिम लोग हैं, फिर भी उन्होंने आवासीय योजना क्यों दिया? क्योंकि वो ये सेकुलर बनने की कोशिश जो की है, इसी से ये नुकसान हो गया। कि जो कांग्रेस करती आई है हमेशा, जो हमेशा यहाँ चिल्ला पुकार मचता रहा है कि वर्ग विशेष को आप फायदा दे रहे हो, और मोदी ने भी वही किया। लेकिन मतदाताओं ने क्या किया? नहीं, जो मोदी को हरा सकता है हम उनको जिताने के लिए वोट करेंगे। तो ये स्पष्ट है। और यही स्ट्रेटजी, आप एक बात में लास्ट बोलना चाहूंगा, और भी हमारे गेस्ट है जी। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए सोचिए, एक प्रधानमंत्री होके सारे लोगों ने आरोप लगाया कि बिल्कुल निम्न स्तर की बात की। इस बार इस बात में आप भी सहमत है, मैं भी सहमत हूँ कि जिस प्रकार से एक प्रधानमंत्री की भाषा होना चाहिए था, वो उन्होंने इस बार उसको बरकरार नहीं रखा। क्यों? क्या ये मोदी नहीं जानते थे? क्या मोदी नहीं जानता था कि इतने लोग हमारे साथ है, इतना वोटर है, हम इस प्रकार के सेकुलर की बात नहीं करें? जानते थे। वो माहौल तैयार किया गया है और ये जो परिणाम आया है,
ये देश हित में परिणाम आया है और इसका सीधा सा अर्थ है कि 2 चीज मेन जो है बचाना था वो उसमें सफल रहे मोदी जी। और आने वाले समय में 15 साल तक कम से कम विपक्ष जो है वो ईवीएम की बात तो नहीं करेंगे। यही बात रमेश शर्मा जी ने कही अपने वक्तव्य में कि ईवीएम ने भगवान से प्रार्थना की होगी कि मुझे बचा लो, और ये जो परिणाम सामने आए हैं उनकी प्रार्थना सुन ली गई है ईवीएम की। राजन जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो तमाम विश्लेषण जिन विषयों पे हम कर रहे हैं कि देश में अगला चुनाव कब हो सकता है, धर्म के नाम पर वोटों का बंटवारा, हम जब पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष गणराज्य की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या, जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने भी जो बात कही थी अपने वक्तव्य में और डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी ने भी बात कही थी कि एक वर्ग तो एकजुट हो गया है जो धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, लेकिन दूसरा वर्ग जो जिसे हम बहुसंख्यक कहते हैं वो धर्म के नाम पर एकत्रित नहीं हो पा रहा है। कि बात होती है जब कभी ऐसे चुनाव का समय आता है या कुछ ऐसी स्थिति आती है तो कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, तमाम तरह की बातें होती हैं। लेकिन ये जो बातें हैं ये वास्तव में लोकतंत्र के हित के लिए ही है या फिर अपना अपना स्वार्थ साधने के लिए है? अपन जहां तक बात कर रहे हैं अल्पसंख्यक तो हमेशा वो तो हमेशा एक रहा है। ये अपना नजरिया है कि अपन अपनी नजर से आज देख रहे हैं कि आज वो इकट्ठा हो गया, उसका वोट इकट्ठा। आज से नहीं, हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ तब से लगाने के बाद में और जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है और जिस तरह का हमारे देश में जातिवाद धर्मवाद का जो शुरुआत हुई है उससे तो वो एक है। और आप अपन बात कर रहे हैं मोदी जी की। मोदी जी तो 2019 में जिस लोकसभा से वो चुनाव लड़े थे उनको कितने वोटों से वो चुनाव जीते थे और आज वहीं की जनता ने उनको परिणाम कितना दिया आप बताओ। 6.5 लाख वोटों से जीतने वाले मोदी जी आज 1.5 लाख पे जाके रुक गए। और मैं तो समझता हूँ जब शुरुआती दौर आए तो एक आध बार मोदी जी पीछे भी हो गए थे। तो मेरा कहने का मतलब, और जहां पर पूरे देश में हिंदुओं ने बीजेपी ने मंदिर का निर्माण कराया, पूरे देश में हम कितने सालों तक जो है मंदिर का सपना देखते रहे कि रामलला आएंगे मंदिर में बैठेंगे और ऐसे ताबड़तोड़ में मंदिर का केवल भूमि पूजन कराया। कई हमारे देश के शंकराचार्यों ने विरोध भी किया, नए शंकराचार्यों का निर्माण कर दिया इन्होंने, नए शंकराचार्यों का निर्माण कर दिया। लेकिन उन्होंने जो तय कर लिया है कि आज सूरज इस दिशा से निकलेगा, उसी दिशा से निकलना शुरू हो गया। लेकिन मोदी जी अब जो भी आप निर्णय लेंगे वो आपके सहयोगी दलों की सहमति से आपको लेना पड़ेंगे। आप मुखिया जरूर वो सब आपको बनाएंगे। शायद मैं लगता है रेत का ढेर अपन को समझ नहीं आता रेत का ढेर कैसा होता है। रेत का ढेर और सत्ता का ढेर एक सा होता है। आज अपन आंकड़े लगा रहे हैं कि ये 2 दल चले जाएंगे तो इतनी सीटें हमारे पास बचेंगी, ये सपने का आंकड़ा रहेगा। सत्ता जब जाती है दोस्तों तो जितने छोटे मोटे जितने होते हैं ना 2-2 4-4 सीट वाले, वो अपने स्वार्थ के कारण, राजनीतिक स्वार्थ के कारण सब लोग वहीं जाते हैं जहां सत्ता जाती है ना। और मैं कहता हूं ना, पहले शायद 2 बार मोदी जी जो है मनमोहन सिंह जी से मिले थे जब वो कई सहयोगी दलों की 10 साल तक उन्होंने सरकार चलाई। कहते थे कि यार मनमोहन जी आप तो कुछ बोलते नहीं हो और आपने 10 साल कैसे निकाल लिए इन सहयोगी दलों के साथ में। अब देखो मोदी जी तो भैया सुनते नहीं हो तो परिवार के लोगों की नहीं सुनते तो और लोगों की कैसे सुनेंगे। वो तो मोदी के मन में जो आता है, मोदी का जो प्लान है, जो उनका काम है, जो उनको करना है वो देश हित में करते हैं। मोदी एक अच्छे इंसान है। मोदी की इंसानियत का हम कभी भी जो है किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं चिन्ह लगाना चाहते हैं। मोदी जी एक अच्छे इंसान है, लेकिन राजनीति में जिस तरीके की भाषा बोली जाती है, जिस तरह से देश और सरकार चलाया जाता है, उसका तरीका बहुत अलग होता है। हमको पता है बहुत अच्छी तरह से, सबको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार लोकसभा में एक मत से सरकार गिर गई थी, है ना। मोदी जी कभी कभी कहते हम तो फकीर है, झोला उठाएंगे और चल देंगे। और जिस तरह का आज का माहौल पैदा हो गया है, मोदी जी किसी के सुनने वाले नहीं है। तो जितने सहयोगी दल हैं उन सहयोगी दलों की सहमति से ही कोई निर्णय कर पाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि सहयोगी दलों की मेहनत तो जरूरी है ना। हम घर में अगर 5 भाई हैं और बराबरी के हैं तो हमको तो कोई निर्णय, अगर बड़ा निर्णय हम देश हित में, परिवार हित में, अगर समाज हित में करेंगे तो निश्चित रूप से सबकी सहमति होगी। तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को एडवांस में बधाई। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अब वो मोदी जी का एजेंडा है कि 2 साल के लिए बनना चाहते, कि 1.5 साल के लिए बनना चाहते, कि 5 साल के लिए बनना चाहते। परिसेमन की अपनी उनकी योजना है, वो उस योजना को देश में लागू करना चाहते हैं। बहुत सारे नियम और कानून ऐसे हैं जिससे आम जनता को बहुत जल्दी से उसमें सहूलियत नहीं मिलती, वो निर्णय करना चाहते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कुल मिला के हमारा एक ही बात कहना है कि
मोदी, एक और केंद्रीय मंत्री थी इसमें स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी जी ने पता चला इस बार के चुनाव में उनने बोला राहुल गांधी को भग गया, चोर है, ये है, कितने आरोप उनके ऊपर लगाए। हाँ। और उसके बाद देखो उनका एक बहुत छोटा सा प्यादे से वो चुनाव हार गई, बहुत छोटा सा प्यादा था। हाँ। बहुत बड़ा कांग्रेस का सिर्फ छोटा सा कार्यकर्ता था। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता को वहां के मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, उनने तो सिर्फ स्मृति ईरानी जी को सबक सिखाने के लिए उनके खिलाफ में मतदान किया है। ये चीजें हुई है। आप देखो ना, मोदी जी पिछली बार 6.5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार पता चला 1.5 लाख से हुए। तो कहीं ना कहीं सोच और मंथन का विषय तो है। भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार तो करे कि जिस देश में हम पूरे देश में राज करते थे, लेकिन हम जनता को ये समझते थे कि हमारे अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही हमारा सोच था कि इनकी मजबूरी है। कांग्रेस को तो वोट देंगे नहीं, कांग्रेस को हमने देश में खत्म कर दिया, कांग्रेस को तो बीन करना। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों को तोड़ के लाके अपने दलों में मिलाने का काम किया, हमारे दल में नहीं आएंगे तो जेल चले जाएंगे, वो भ्रष्ट हो जाएंगे तो भ्रष्ट है। तो इस तरह की ईडी की उन्होंने जिस तरह की कार्रवाई की, इस सबसे मतदाताओं के मन में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और नई सरकार को सबक सिखाने का उनके मन में जो था, उन्होंने अपने मत का उपयोग किया। और निश्चित रूप से हम ये चाहते हैं कि अब मोदी जी जो सरकार बनाए और जो नियम बनाए, वो कम से कम सभी की सहमति के साथ में बनाए। बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि ये सहमति अनिवार्य है, लेकिन यहाँ एक बात जरूर आती है कि ये जो तमाम विश्लेषण है, ये विश्लेषण आ रहा है चुनाव के परिणाम पर, उस मैंडेट पर जो जनता ने दिया, जैसे हम जनादेश कह रहे हैं। और इस जनादेश के ठीक बाद एक और गतिविधि शुरू हुई है, और उस गतिविधि पर रामानंद द्विवेदी जी, मैं आपका प्रकाश चाहूंगा कि आप टिप्पणी करें उस पर, क्योंकि वो जो गतिविधि शुरू हुई है वो हुई है अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के द्वारा बैंक में खाता खोलने के लिए कतार लगाना। अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं मतलब देश में 300 जगह पर जो है कतार लगा के खाता खुलवाने के लिए तैयार हो गए, और ये कांग्रेस के गले की हड्डी बनने वाली है। वो दरअसल यही है। और ये बात मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि ये जानकारी मुझे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने दी है कि देश में 300 जगह पर महिलाएं जो है अल्पसंख्यक वर्ग की बैंक के बाहर लाइन लगाए हैं खाता खुलवाने के लिए, कि राहुल गांधी ने कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, हर महीने 8,500 रुपए हम आपको देंगे, तो हम खाता खुलवा रहे हैं, वो 8,500 रुपए हमारे खाते में डलवाइए। ये लोकतंत्र के लिए कितना हितकारी है, और ये जो सोच है, जो समझ है, ये परिपक्वता की किस दिशा को दर्शाता है? सूरज जी, ये तो जब मोदी जी की सरकार बनी थी, उस समय भी लोगों ने ये कहा था कि सबके खाते में 15 करोड़ आएंगे, 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे। और उस समय भी भीड़ काफी जन था, ये बैंक खाता खुलवाने की लगी थी, और उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं अल्पसंख्यक की ही थी। अब जब से राहुल गांधी ने भी दिया कि हम 8,500 देंगे, तो वो अब एडवांस में कतार लगा के बैठ गई। अब सरकार तो बनी नहीं है, कुल मिला के सरकार बनी नहीं। उस फॉर्म में जो है ना, सरकार बनाने के बाद देंगे ऐसा नहीं है। उन्होंने सीधे लिखा कि हमें वोट दीजिए, 8,500 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। अब वोट तो वो ले लिए। लेकिन पहली बार जब परिणाम आने के पहली बार राहुल गांधी ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि हमने जो जनता से वादा किया है, ये नहीं कहा यदि हमारी सरकार बनी तो, उन्होंने हमने जो जनता से वादा किया है, हम उस वादों को पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, अगले महीने देना है आपको। ये तो अपनी अपनी समझ है। और उन्होंने कहा था आपके अकाउंट में खटाखट पैसे, मोदी जी ने भी उनकी नकल की थी, मोदी जी ने भी उनकी नकल की थी। और मैं समझता हूँ कि उन्हें उनकी इस बात को लेके ही जो खटाखट हुआ, उस खटाखट की वजह से जो है लोगों ने उनके प्रति उनका विश्वास बढ़ा और उनको मतदान किया। जिस तरीके से पिछले चुनाव 2000 विधानसभा के इसके पिछले चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में जो है तीनों राज्यों में 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री को हटा देंगे। आप ये देखो, तो तीनों राज्यों में राहुल गांधी के कहने पे सरकार बनी थी, तीनों राज्यों में सरकार बनी। और उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद तो वैसे ही हुआ। हमारा प्रयास ये है कि हमको सिर्फ सरकार गिराना है, लोगों को तोड़ना है। अभी भी हम कह रहे हैं हमारे तो इतने आ गए, इतने और आ जाएंगे, इतनों को तोड़ लेंगे। मतलब कुल मिला के हमारे को सिर्फ तोड़ फोड़ की राजनीति लगा के बैठी है। ये किसानों की भूमिका निभाएंगे, और हो सकता है कि आगे इनका काफी प्रदर्शन हमारा जो विश्वास है वो तोड़ फोड़ पर विश्वास है।
हम तोड़ फोड़ करेंगे। बिल्कुल। अब वो हमने देखा चुनाव में खटाखट और फटाफट, और उसके बाद में खटपट भी देख रहे हैं हम। खटाखट फटपट के बाद हालांकि समय की सीमा है, समय हो चुका है, लेकिन हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव से अंतिम प्रतिक्रिया इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सरकार बनाने के बाद जो वक्तव्य दिया था या नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्या वास्तव में उस नारे का असर अब जाकर के हुआ है कि अब कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगी और कांग्रेस युक्त भाजपा हो जाएगी? नहीं, देखिए, ये जो तोड़फोड़ की जो राजनीति है कोई आज से तो है ही नहीं जी। ये जो ईवीएम पे जो आरोप लगाते हैं जी। ये ईवीएम पे आरोप वो लोग लगा रहा है जिन्होंने पहली बार पटेल के साथ गलत किया था। हाँ। और नेहरू को एक वोट मिलने के ना मिलने के बावजूद उनको प्रधानमंत्री के लिए रास्ता चुन लिया था। हाँ। सबसे पहले हैकिंग जो है, जो प्रजातंत्र पर हैक करने वाले जो ये है कब्जा करने वाला सिस्टम है, हाँ। उसी दिन से लागू हो गया था। सही कहा। तो वो लोग तो बोलने का अधिकार अभी रखते नहीं है। हाँ। निश्चित रूप से ईवीएम जो है, ईवीएम बहुत स्ट्रांग होके सामने आया है। हाँ। पूरे दुनिया में ये दिखाया कि भारत में जो लोकतंत्र है कितने मजबूत है और लोकतांत्रिक सिस्टम कितना अच्छा है। अब क्या होता है कि कुछ लोग 10-15 साल से हाँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो जिनके मुंह नहीं खुल पा रहा था। कारण क्या, मोदी का एक डर तो था। हाँ। और डर, यदि नेतृत्व करने वाले का डर ना हो, प्रेम भी हो, डर भी हो, तभी जाके सिस्टम चलता है। वो डर के कारण से बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल छुपे छुपे जो है डुबकी लगा के जो लोग मलाई खा रहे थे जी। उनके अभी मुंह खुलने लगे। हाँ। तो वो एक्सपोज हो गए अभी। तो यही तो चीजें हैं कि हाँ। उनको जैसे ही देखा। और अभी देखिए, जितने शायद मेरे ख्याल से 31 पार्टी मिलके कितना आंकड़ा आया है, 234 नहीं 234, हाँ। 31 पार्टी मिला के। हाँ। वो बोल रहा है कि मोदी अभी समेटते फिर रहे हैं। हाँ। अकेले 240 पे है मोदी। हाँ। हाँ। मतलब भारतीय जनता पार्टी। जी। तो वो 31 पार्टी मिलके 234 हाँ। और अकेले 240, उसके बावजूद वो हार गया। हाँ। मतलब ये उन लोगों के लिए खुशी के लिए माहौल हो सकता है जिनको अवसर नहीं मिल रहा था 10 साल से। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे जो है, जो जैसे 2 प्रकार के मीडिया, एक है जो एक भाट मीडिया है और एक गोदी मीडिया है। तो भाट मीडिया, गोदी मीडिया मोदी की बात करते हैं, भाट मीडिया जो है गोदी की विरोध करते हैं। हाँ। तो ये 2 मीडिया की जो लड़ाई है जी। उसमें जो खाटी मीडिया है हाँ। वो पिसता जा रहा था। सही था। अब क्या होता है कि जो भाट मीडिया का जो मुंह 10 साल से बंद था वो अभी खुल गया। बड़े बड़े जो विदेशी फंड लेके जो लोग चला रहे थे, हाँ। उनके मुंह खुल गए। हाँ। तो अब जो है सही महीने में पहचान इसी समय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। कि कौन छुपे हुए थे, किस भेष में, अब वो एक्सपोज होंगे। दूसरा, जहां तक ये गठबंधन सरकार है, क्या भाजपा को नुकसान है? नहीं है। मोदी को नुकसान है? नहीं है। गठबंधन सरकार हमेशा देश को नुकसान पहुंचाता है। हाँ। क्योंकि जो ब्लैकमेलिंग के शिकार जो है जी। वो गठबंधन सरकार चलाने वाला होता ही है। हाँ। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है, भले ही सरकार चली जाए लेकिन मोदी किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जैसे आपने शुक्ला जी ने कहा है 28 सीटें हैं। हाँ। उसके बावजूद वो बहुमत में रहेंगे। हाँ। और दूसरी बात, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, हाँ। अगर वो नाराज फूफा जी जैसे अपने 275 लेके वो मुंह फुला के बैठ जाए आज, हाँ। कि भैया हमको नहीं बनाना, तुम ही बना लो, हाँ। तो क्या होगा? देश को एक और चुनाव झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो तो चुनाव में जाने के बजाय वो सरकार बनाने की ओर जा रहे हैं। हाँ। तो इसीलिए जो है बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें विचार करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। देशवासियों को भी सोचना पड़ेगा हाँ। कि इस देश को कहां से उठा के कहां लेके गए, क्या गर्त में गया या हाइट पे लेके गए, उसके आकलन करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे माननीय जैन साहब बोल रहे थे कि सेकुलर बनने से यदि सरकार बनती और टिकती तो कांग्रेस तो इस देश से कभी जाती नहीं है। हाँ। भाई उनसे बड़ा तो सेकुलर बनने वाला कोई देश तो पार्टी तो थी नहीं। क्यों हट गई? बीच बीच में क्यों हटती रही? हाँ। तो ये जो समय है, समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि बनाने की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे जो आर्थिक व्यवस्था है उसको मजबूत बनाने के लिए है।
इसमें यदि मोदी आगे आ रहे हैं या टीडीपी आगे आ जाए तो जेडीयू आगे आ जाए तो वो सबका स्वागत करेंगे। बिल्कुल। अगर वो दबाव में किसी प्रकार से कोई निर्णय लेने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनकी वो तासीर है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है वही आ रही है कि बात देश की है और गठबंधन की सरकार किसी के लिए नुकसानदायक हो या ना हो, लेकिन देश के लिए, देश के विकास के लिए जरूर नुकसानदायक होती है। हालांकि बात जहां चल रही कि जो सुगबुगाहट है, जो दबी जबान में चर्चा है कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है और वो कब होने वाला है, हो सकता है कि अगला चुनाव बहुत जल्द हो जाए। और ये जो चुनाव है, जैसा कि कहा गया कि ये 29 तक के लिए था ही नहीं, ये कुछ समय के लिए था। यदि ऐसा होता है तो क्या तस्वीर सामने आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु हो रहे जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सभी मेहमानों का, रमेश शर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद, राजेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और रामानंद द्विवेदी जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर आर के शुक्ला जी आपका धन्यवाद, हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात हो रही है देश में कुछ होने वाला है, वो कुछ क्या होगा ये देखेंगे हम और आप मिलकर। कल फिर एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।